आज हम वर्ण व्यवस्था इसको विस्तार से समझेंगे। वर्ण व्यवस्था क्या थी और वर्ण व्यवस्था जो कि बौद्ध और जैन धर्म के अनुसार उसकी क्या रूपरेखा बताई गई है और वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में, पंचजन आर्य और दास वर्ण व्यवस्था का प्रादुर्भाव उत्तर वैदिक युग में, चार्टों में वर्ण व्यवस्था, सूत्र ग्रंथों के काल में वर्ण व्यवस्था, बौद्ध एवं जैन धर्म के काल में वर्ण भेद। तो इन बिंदुओं के आधार पर हम वर्ण व्यवस्था को विस्तार से समझेंगे। तो पहले हम देखते हैं वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में वर्ण। वर्णाश्रम व्यवस्था भारत में सामाजिक जीवन का मूल आधार रही है। मतलब वर्ण व्यवस्था सामाजिक मूल का जीवन का मूल आधार कैसे रही है? जैसे कि हमारे समाज में कार्य बांटे गए, जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, कार्यों का भी विभाजन देखने को मिलता है और हर कार्य विशेष वर्ग के लोग ही करते हैं। सभी लोग एक जैसा कार्य नहीं करते हैं, जैसे ब्राह्मणों का कार्य, क्षत्रियों का कार्य, वैश्य वर्ग का कार्य, सेवक वर्ग का कार्य। तो इस प्रकार से ये भारतीय जीवन का मूल आधार रही है और ये एक तरह से भारतीय संस्कृति की पहचान भी है। वर्णाश्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण तथा आश्रम से मिलकर बना। वर्णाश्रम जो शब्द जो है वो दो शब्दों कौन कौन से, वर्ण तथा आश्रम से मिलकर बना है। वर्ण व्यवस्था तथा आश्रम व्यवस्था ये दोनों ही वर्णाश्रम में सम्मिलित हैं। वर्ण व्यवस्था तथा आश्रम व्यवस्था ये दोनों ही वर्णाश्रम से सम्मिलित है। इसे वर्णाश्रम धर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम व्यवस्था सामाजिक कर्तव्यों तथा वृत्तियों के विभाजन द्वारा एक व्यवस्थित समाज स्थापित करने की योजना थी। इसका उद्देश्य समाज को उच्च श्रृंखलता तथा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा से बचना था। तो वैदिक उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो जीवन का मूल आधार मानी गई है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में अलग अलग विचार हैं, उनमें मतभेद हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत में आने से पूर्व आर्यों में वर्ण व्यवस्था थी। मतलब कुछ विद्वान मानते हैं कि जब भारत में अन्य जातियां आईं तो उनके अंदर पहले से ही ये वर्ण व्यवस्था मौजूद थी, यानी कार्यों का विभाजन था। और इसके विपरीत स्लेटर आदि विद्वानों का मत है कि आरंभ में आर्य समाज में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था नहीं थी आर्यों में। उनके भारत में आने पर द्रविड़ आदि अनार्य जातियों के प्रभाव से वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ। तो जो बाहर से जो जातियां आई, जब वो भारत के संपर्क में आई तो उनके अंदर ये वर्ण व्यवस्था विकसित दिखाई देती है। तो विद्वान इस संबंध में एकमत नहीं है। कुछ तो मानते हैं कि इनमें पूर्व में ही वर्ण व्यवस्था थी और कुछ ये मानते हैं कि भारत में आकर ही उनमें वर्ण व्यवस्था का विकास देखने को मिलता है। इसके बाद कुछ विद्वान मानते हैं वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल में हुई थी और कुछ विद्वान मानते हैं कि इसकी उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल में हुई। पंचजन प्राचीन वैदिक काल में भारतीय आर्य अनेक जनों में मतलब कबीलों में, जन से तात्पर्य कबीलों में विभाजित थे। ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर पंचजन पंचकृष्टय का उल्लेख मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में, जो हमारा प्राचीन वेद, जो निश्चय ही उस युग के आर्यों की 5 प्रमुख जातियां कबीले थी। ये पंचजन कौन से थे? अनु, द्रहु, यदु, तुवंशु और कुरु थे। ये पंचजनों के नाम ध्यान देंगे।
पंचजन थे अनु, जल, अनु, द्रहु, यदु और तुवंशु और पुरु थे। इन पंचजनों के अलावा भरत, ऋतसु, सृजय आदि अन्य जनों का भी उल्लेख देखने को मिलता है। तो पंचजनों में हमने देखा पुरु, तुवंशु, यदु, द्रहु और अनु, ये पंचजनों की श्रेणी में आते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है भरतु, त्रसु, संजय आदि अन्य जनों का भी उल्लेख देखने को मिलता है। इसके बाद आर्य और दास। आर्य और दास के बारे में सब जानेंगे। आर्यों के भारत में आने से पूर्व जो लोग पहले से ही यहाँ रहते थे, वेदों में उन्हें दास या दस्यु कहा गया है। मतलब आर्यों के भारत में आने से पूर्व जो लोग पहले से यहाँ निवास कर रहे थे, उनको किस नाम से संबोधित किया? वेदों में दास या दस्यु कहा गया है। आर्य जनपदों में रहने वाली जनता दो भागों में विभक्त हो गई थी। दो भागों में आर्य जनपदों में रहने वाली जनता दो भागों में विभक्त हो गई थी, एक आर्य और दूसरा दास। अनार्यों की हीन स्थिति के कारण उन्हें दास या दस्यु कहा गया है। आर्य और अनार्य। तो आर्य को हीन दृष्टि से नहीं बल्कि अच्छी दृष्टि से देखा जाता था, और वो क्षत्रिय वर्ग इसी के समतुल्य माना गया है। जबकि अनार्य जो है वो दास की श्रेणी में रखे गए हैं, जिसका अभिप्राय है संस्कृत भाषा में गुलाम हो गया। संस्कृत भाषा में ये किसमें हो गया? गुलाम। दास लोग शिल्प में अत्यधिक चतुर थे। ये सुंदर एवं विशाल भवनों का निर्माण करते थे। वैदिक युग में आर्यों और दासों का भेद बहुत स्पष्ट था। वैदिक काल में आर्यों और दासों का भेद स्पष्ट था, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रियों को छोड़कर बाकी लोग जो थे वो किसी न किसी कार्य में दक्ष थे। शिल्पकला में आर्य जनपदों में दो वर्ण स्पष्ट रूप से विद्यमान थे। अब है वर्ण व्यवस्था का प्रादुर्भाव। तो ऋग्वैदिक काल में कुछ दास परिवार बहुत ही प्रसिद्ध थे तथा आर्य ब्राह्मण उनसे दान दक्षिणा स्वीकार करने में जरा भी संकोच नहीं करते थे। ऋग्वेद के अन्य मंत्र में बलभूत नामक एक दास द्वारा 100 गायें दान देने का उल्लेख मिलता है। आर्य विश्व के सभी लोगों की सामाजिक स्थिति समान है, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे उनमें भी भेद उत्पन्न होने लगा। अनार्यों अथवा दासों से निरंतर संघर्ष रहने के कारण अब आर्यों को कुछ ऐसे वीर सैनिकों की आवश्यकता अनुभव हुई जो युद्ध विद्या में निपुण हों। शत्रुओं से जनता की रक्षा करना ही उनका कार्य समझा जाता था। तो वर्ण व्यवस्था का प्रादुर्भाव कार्य के आधार पर देखने को मिलता है। और वर्ण व्यवस्था कुछ विद्वान मानते हैं कि ये पूर्व से यहाँ पे विद्यमान थी, कुछ मानते हैं कि ये बाद में विकसित हुई। और ये भी माना जाता है कि जो शिल्प कला श्रेणी में जो लोग दक्ष थे वो दास या गुलाम या एक तरह से अनार्य की श्रेणी में उनको रखा गया है। इसके बाद उत्तर वैदिक युग में चातुर्वर्णी व्यवस्था। तो यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में अनेक स्थलों पर चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर वैदिक युग में वर्ण भेद भली भांति विकसित हो गए थे। ठीक है, चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर वैदिक युग में वर्ण भेद भली भांति विकसित हो गए थे। चूंकि इस काल में याज्ञिक कर्मकांड इतने जटिल हो गए चुके थे कि ऐसे जटिल यज्ञों की विभिन्न प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए विशेषज्ञ होना आवश्यक हो गया था। तो ये जो याज्ञिक कर्मकांड थे वो अपने आप में काफी जटिल थे और इन प्रक्रियाओं को संपादित करना भी आसान नहीं था। विशेषज्ञ होना आवश्यक हो गया था। इस प्रकार याज्ञिकों और मुनियों के एक नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। ब्राह्मणों के प्रलयन काल तक वर्ण भेद भली भांति विकसित हो चुके थे। ब्राह्मण ग्रंथों के प्रलयन काल तक, मतलब ब्राह्मण ग्रंथों के प्रलयन काल तक वर्ण भेद भली भांति विकसित हो चुके थे। तो उत्तर वैदिक युग में हमें चारों वर्णों का उल्लेख देखने को मिलता है,
चातुर्य वर्ण व्यवस्था भी कहते हैं। इसके बाद सूत्र ग्रंथों के काल में वर्ण व्यवस्था। तो ब्राह्मण ग्रंथों के बाद सूत्र ग्रंथों की रचना हुई थी। ये सूत्र ग्रंथ 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? श्रौत सूत्र, गृहसूत्र और धर्म सूत्र। इन सूत्र ग्रंथों से पता चलता है कि सूत्र ग्रंथों के काल में वर्ण व्यवस्था और वर्ण भेद अधिक विकसित हो गए थे। ब्राह्मणों को अन्य वर्णों से श्रेष्ठ समझा जाने लगा था। तो श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र, ये 3 प्रकार के सूत्र ग्रंथ हैं। तो वर्ण भेद अधिक विकसित हो गए तो ब्राह्मणों को अन्य वर्णों से श्रेष्ठ समझा जाने लगा। गौतम धर्म सूत्र में कहा गया है राजा अन्य सभी से श्रेष्ठ तो है, लेकिन ब्राह्मणों से वो राजा श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। वो उसके ब्राह्मण ज्यादा श्रेष्ठ है, जबकि पद में राजा श्रेष्ठ है। तो ब्राह्मणों का आदर करना राजा का क्या है? कर्तव्य है। ऐसा हमें महाभारत काल में भी देखने को मिलता है और रामायण काल में भी। इसके बाद बौद्ध एवं जैन धर्म काल में वर्ण भेद। तो सूत्र ग्रंथों के काल के बाद बौद्ध एवं जैन धर्म काल माना गया है। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी के प्रादुर्भाव के समय तक वर्ण व्यवस्था अत्यंत विकृत रूप धारण कर चुकी थी। मतलब उस समय महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो जटिलता धारण कर चुकी थी। और ऐसा देखने को मिलता है कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ही ने जिनका जन्म हुआ वो क्षत्रिय कुल में हुआ। और ये भी कुछ विद्वान मानते हैं कि उनके जन्म के समय जो वर्ण व्यवस्था का एक विकृत रूप देखने को मिलता है और क्षत्रिय और ब्राह्मणों की तो दशा अच्छी देखने को मिलती है, जबकि अन्य जातियाँ हीनता का शिकार देखने को मिलती है। उनकी स्थिति अच्छी नहीं मानी गई है उस समय। इसलिए बौद्ध साहित्य में वर्ण भेद की कटु आलोचना की गई है। और बौद्ध ग्रंथ है उनमें वर्ण भेद की आलोचना इसलिए की गई कि मनुष्य में काफ़ी भेद भाव देखने को मिलता है, जबकि उनमें सामाजिक समानता होनी चाहिए। तो इसमें बौद्ध ग्रंथों में इस बात को लेकर काफ़ी निराशा जताई गई है। बौद्ध साहित्य में जन्म के स्थान पर कर्म को अधिक महत्व दिया गया है। बौद्ध साहित्य में किसको? जन्म के स्थान पर कर्म, मतलब कर्म श्रेष्ठ है, जन्म से व्यक्ति ऊंचा नहीं हो सकता है। और ऐसा ही महात्मा बुद्ध का भी मानना था कि व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा, चाहे वो किसी भी कुल में जन्म ले, लेकिन कर्म अच्छे हैं तो वो श्रेष्ठ है। ऐसा ही बौद्ध साहित्य भी एक तरह से संदेश देते हैं। बौद्ध साहित्य के अनुसार वैश्य वर्ण में अनेक वर्गों के गृहपति सम्मिलित थे। और बौद्ध साहित्य के अनुसार चांडाल और निषाद जैसी कुछ जातियों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें शूद्रों की तुलना में हीन माना जाता है। तो जो चांडाल और निषाद जैसी जातियाँ जो सबसे निम्न कोटि की मानी गई हैं, जो शूद्रों से भी नीचे इनकी गणना की जाती है। जैन साहित्य में जन्म के स्थान पर गुण कर्म को अधिक महत्वपूर्ण माना गया। जैसा कि बौद्ध धर्म माना गया, वैसे जैन साहित्य में भी ये बताया गया है कि मनुष्य अपने कर्म से श्रेष्ठ होता है, ना कि जन्म से। जन्म उच्च कुल में होने के बावजूद कर्म ठीक नहीं है तो वो उच्च श्रेणी में नहीं आ सकता। तो जैन और बौद्ध धर्म जो साहित्य है, जैन और बौद्ध धर्म यही बतलाते हैं कि व्यक्ति जो है वो कर्म से ही श्रेष्ठ हो सकता है। और इन्होंने कर्म को महत्व दिया है और व्यक्ति की जो पहचान है उसके कर्म से ही मानी है। तो आज हम इस वीडियो में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में वर्ण, जिसमें वर्ण व्यवस्था भारत के सामाजिक जीवन का मूल आधार रही है। इसके बाद वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति, तो इसमें विद्वानों में मतभेद है। कुछ मानते हैं कि ये भारत में पूर्व से ही विद्यमान थी, कुछ का मानना है कि ये जब भारत में आए तो उनके प्रभाव से यह व्यवस्था विकसित हुई। द्रविड़ आर्य जातीय प्रभाव से वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ। पंचजन्य में ये जो पंचजन्य में बताया गया है, ये पंचजन्य कौन से हैं? अनु,
तुर्वंशु और कुरु थे। वैदिक काल में भारतीय आर्य अनेक जनों में कबीलों में विभाजित थे। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर पंचकृष्टीय का उल्लेख मिलता है, जो निश्चय ही उस युग के आर्यों की 5 प्रमुख जातियां यानी कबीले थी। ये पंचजन अनु, द्रहु, यदु, तुर्वसु और कुरु थे। इन पंचजनों के अलावा भरत, त्रसु, संजय आदि अन्य जनों का भी उल्लेख मिलता है। आर्योदास, तो आर्यों के भारत में आने से जो लोग पहले से ही यहाँ रहते थे, वेदों में उन्हें दास या दस्यु कहा गया है। इसके बाद वर्ण व्यवस्था का प्रादुर्भाव हमें दिखाई देता है कि ये ऋग्वैदिक काल में कुछ दास परिवार बहुत ही समृद्ध थे तथा आर्य ब्राह्मण उनसे दान दक्षिणा स्वीकार करने में जरा भी संकोच नहीं करते थे। ऋग्वेद के एक मंत्र में बलबूत नामक एक दास द्वारा 100 गाय दान देने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक युग में चतुर्वैदिक व्यवस्था, इसमें यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में अनेक स्थलों पर चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर वैदिक युग में वर्ण भेद भली भांति विकसित हो चुके थे और चूंकि इस काल में याज्ञिक कर्मकांड करने में इतने जटिल हो गए थे, कर्मकांड के ऐसे जटिल यज्ञों की विविध क्रियाओं संपादित करने के लिए विशेषज्ञ होना आवश्यक हो गया है। सूत्र ग्रंथों काल में वर्ण व्यवस्था, तो ब्राह्मण ग्रंथों के बाद सूत्र ग्रंथों की रचना हुई। ये सूत्र ग्रंथ 3 प्रकार के थे, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। इन सूत्र ग्रंथों से पता चलता है कि सूत्र ग्रंथों के काल में वर्ण व्यवस्था, वर्ण भेद अधिक विकसित हो गए थे। और बौद्ध और जैन ग्रंथ के काल में वर्ण भेद कर्म पे आधारित थी, जन्म पे नहीं। और ऐसा ही महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध ने इस बात पर बल दिया है कि मनुष्य की पहचान उसके कर्म है, ना कि जन्म। और जैन धर्म बौद्ध धर्म में सिद्धांतों में काफ़ी समानता भी दिखाई देती है। तो आज इस वीडियो में हमने वर्ण व्यवस्था को जाना और इसके आगे और अधिक विस्तार से वर्ण व्यवस्था को और समझेंगे। आज बस इतना ही। ओके।